हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृतिका पांडे और जैसा आप जानते हैं कि हमने अपना ट्रिपल सी का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके हम एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, है ना। तो जितने भी उसमें चैप्टर हैं उसके हम वन बाय वन उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जो आगे पूछे जा सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज को हम तैयार कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने अपना फंडामेंटल के कंप्लीट किए, फिर लिब्रे ऑफिस के कंप्लीट किए। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट, www, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के हमने 100 एमसीक्यूज तैयार किए, जिसमें कुछ ट्रू फॉल्स भी थे और बाकी आपके सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए नहीं, बल्कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आज जो हम लेके आए हैं वो है आपका 8 चैप्टर जो है ट्रिपल सी का, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो चैप्टर आपने पढ़ा है और चैप्टर जब आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि डिजिटल फाइनेंशियल में क्या क्या होता है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एईपीएस, यूएसएसडी, ऐसी सारी चीजें। क्योंकि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन से होंगे जिनसे हम आसानी से डिजिटली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चंस टोटल 50 हैं और हर क्वेश्चन आपका बोथ लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें भी आप अच्छे से समझ सके उसमें समझ लें। ठीक है, तो फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट का प्राथमिक कार्य क्या है, डिजिटल वॉलेट किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टोरिंग फिजिकल कैश। क्या डिजिटल वॉलेट में आप फिजिकल कैश को रख पाते हो? नहीं, वो तो नॉर्मल वॉलेट में हम लोग रख पाते हैं फिजिकल कैश, डिजिटल वॉलेट में हम लोग फिजिकल कैश नहीं रखते। सेकेंड क्या है, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। चलो इसे भी छोड़ते हैं। स्कैनिंग बारकोड्स, क्या उससे बारकोड स्कैन किए जाते हैं? तो भाई नहीं, उससे बारकोड भी नहीं स्कैन किए जाते। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल गलत है। सेंडिंग ईमेल, क्या डिजिटल वॉलेट से ईमेल सेंड किए जाते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सही इसका जो आंसर है वो है मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स। डिजिटल वॉलेट से आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, चाहे आप रिचार्ज कर सकते हो, किसी भी चीज का आप बिल पे कर सकते हो, इस तरीके से आप डिजिटल वॉलेट का यूज करोगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स सिक्योर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इन डिजिटल वॉलेट। कौन सी तकनीक डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित संपर्क रहित भुगतान सक्षम बनाती है। जब आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना चाहो तो फिर कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सिक्योर पेमेंट करने के लिए आपको कुछ ऐसा अथॉरिटी देती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो नहीं हो सकता, ब्लूटूथ से कौन सा पेमेंट होगा ऐसा, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसे छोड़ते हैं। तीसरा है क्यूआर कोड, क्यूआर कोड भी नहीं है। अगला है आरफिट, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनएफसी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप अगर सोचोगे कि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे एकदम सीधे सीधे, नहीं। इसके जो ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि ट्रिपल सी में हमेशा ऑप्शंस को ध्यान से देखा जाता है। ऑप्शन इसके बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है। तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल वहां भी एग्जाम में अपना देखना है, चाहे ट्रिपल सी, ओ लेवल या फिर आप कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन जैसे मैं देख रही हूँ, भले ही उसका आंसर हमें फर्स्ट में या सेकंड में ही मिल जाए, पर आप ऑप्शन नीचे के भी सारे देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अब देखो यूआईडीएआई क्या है, एक ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे हमारे क्या होते हैं, आधार कार्ड जो हमारे होते हैं वो यूआईडीएआई से ही अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूजफुल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन या फिर ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका देखिए जो सही आंसर है वो हमें सबसे पहले ही मिल गया था। क्या था? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होती यूआईडीएआई की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी। इनमें से कौन डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल मुद्रा का एक प्रकार है। इनमें से कौन सा डिजिटल करेंसी, देखिए अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर तो डिजिटल करेंसी नहीं है। क्या वो डिजिटल करेंसी है? नहीं है। यूरो की बात करें तो यूरो भी नहीं है। येन की बात करें तो येन भी नहीं है। तो डिजिटल करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई है। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है ना।
चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ उमंग? उमंग ऐप का पूरा अर्थ क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं उमंग ऐप क्या होता है। उमंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी गवर्नमेंट से आप कोई भी अपनी शिकायतों को उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई रोड नहीं अच्छी है या फिर कोई भी चीज़ का अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो कंप्लेंट आप उमंग ऐप के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें इसके आपको फुल फॉर्म पूछी जा रही, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हमें सबसे पहले ही मिल गया है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the term KYC stand for in the context of digital finance? डिजिटल वित्त के संदर्भ में KYC शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन देखिए ऐसा ही है, बस आपसे क्या पूछ रहा है KYC की फुल फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन कितना बड़ा चढ़ा के कितना ऐसे आता है कि आप थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो KYC का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला नो योर कस्टमर, कीप योर क्रेडेंटल्स, या फिर की यील्ड कैलकुलेशन, नो नॉलेजेबल यील्ड चेक। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नो योर कस्टमर। क्या है ये? नो योर कस्टमर। केवाईसी होती है वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ जो भी कस्टमर है वो ऑथराइज्ड है, ठीक है, तो उसको कहते हैं केवाईसी, अपने कस्टमर को पहचानने के लिए, उसका एक उसकी एक पहचान करने के लिए। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल बैंकिंग में दो कारक प्रमाणीकरण का उद्देश्य क्या है? जो मतलब टू फैक्टर जो आपका क्या होता है वेरिफिकेशन कराया जाता है, वो क्यों कराया जाता है, उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सिंप्लीफाई लॉग इन प्रोसेस। लॉग इन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर लॉग इन प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर टू फैक्टर आपका वेरिफिकेशन क्यों रखेंगे, फिर तो वन फैक्टर में ही काम चल जाएगा ना। दूसरा क्या है, देखिए ये तो हटा देते, इनहेंस सिक्योरिटी विद एन एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन, इसे भी छोड़ते हैं, अगला पढ़ लेते हैं, इंक्रीज ट्रांजैक्शन स्पीड। ट्रांजैक्शन स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ऐसा हो सकता है क्या टू फैक्टर वेरिफिकेशन से ट्रांजैक्शन स्पीड और अच्छी हो जाएगी? नहीं, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। और प्रोवाइड एक्सेस टू अकाउंट इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो फिलहाल बी था, इनहेंस सिक्योरिटी विद एन एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन। क्या है? सिक्योरिटी की एक एडिशनल लेयर के लिए, किसी का भी वेरिफिकेशन करेंगे तो सिक्योरिटी का एक एडिशनल लेयर उसमें उन्होंने शामिल कर लिया ताकि टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो गया, जिससे फ्रॉड कम हो। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ? वन टाइम पासवर्ड सेफ क्यों है? वन टाइम पासवर्ड किसको कहते हैं? आपको पता है, ओटीपी को वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, और ओटीपी में अगर कोई पूछ देता है कि ओटीपी में कितनी डिजिट होती है, तो आपको बता दें कि फिलहाल तो ओटीपी में सब में अलग अलग डिजिट होती है ना। हर आपको जिस डिपार्टमेंट से ओटीपी आएगा उसका टाइमिंग अलग अलग होती है। पर अगर बैंकिंग की बात हो तो बैंकिंग के ओटीपी में टोटल 6 डिजिट होती है। कितनी होती है? 6 डिजिट। ठीक है, और अगर इसकी कोई टाइमिंग की बात कर दे कि जो ओटीपी आता है उसका टाइमिंग ड्यूरेशन कितना रहता है, तो वो रहता है 10 मिनट। लेकिन ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? बैंक की। ये सिर्फ बैंक की बात हो रही है, बैंक में ऐसा होता है, बाकी हम अभी किसी और का बात नहीं कर रहे। सब में अलग अलग टाइमिंग होती है, किसी में 5 मिनट, किसी में 1 मिनट, किसी में 30 सेकेंड, सब में अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ओटीपी सेफ क्यों है? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, इजी टू जनरेट करने में आसानी है, तो फिर ये क्या सेफ हुआ? नहीं, इसे हटाते हैं। नॉट शेयरेबल, ओटीपी क्या शेयर नहीं किया जा सकता है? ओटीपी तो शेयर किया जा सकता है, किसी से भी हम शेयर कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है? डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इसको भी छोड़ते हैं और डी वाला देखते हैं, अ टिपिकल इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो ओटीपी क्या कोई पासवर्ड होता है? नहीं होता है, वो सिर्फ एक कोड होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है कि डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। आप जितनी बार एक्सेस करोगे ओटीपी हर बार अलग आएगा, इसीलिए ओटीपी हमेशा ज्यादा सेफ होता है। जैसे हमारे पिन नंबर तो सेम होते हैं, पासवर्ड्स हमारे सेम होते हैं हर बार, उनको एक बार चेंज करेंगे काफी दिन तक चलेंगे, पर ओटीपी हर बार अलग आता है। एक सबसे अच्छी चीज है ओटीपी क्यों सेफ है हमारे लिए।
तो इसमें भी देखिए हमें 2 क्वेश्चन और मिले कि बैंकिंग में जो ओटीपी आता है वो कितने डिजिट का होता है और वो कितनी टाइम के लिए वैलिड होता है। तो 6 डिजिट का होता है और 10 मिनट के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो 2 तरीके के कोड होते हैं, क्यूआर कोड, एक बार कोड। अगर आप क्यूआर कोड की बात करते हो तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? पेमेंट्स के लिए। आप क्यूआर कोड के थ्रू आप किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हो, बिल्स वगैरह पे कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आप बार कोड की बात करो तो बार कोड बेसिकली क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह किस में देखी जाती है? बार कोड में, सॉरी, हाँ, तो किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की जो डिटेल्स होती हैं वो किस में देखी जाती है? बार कोड में। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक, बार कोड आपको ऐसे कुछ लाइन लाइन में ऐसे ऐसे करके मिलेगा इस तरीके से, और क्यूआर कोड वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से, इसमें अंदर अंदर कुछ ऐसे डिजाइन जैसी बनी होती है। अब चलिए क्यूआर कोड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिप्लाई कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। Which of the following is a characteristic of blockchain technology in digital finance? निम्नलिखित में से कौन डिजिटल वित्त में, डिजिटल फाइनेंस में ब्लॉकचेन तकनीक की एक विशेषता है? ब्लॉकचेन की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसका ऑप्शन क्या है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, तो ये तो गलत है। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी, ये भी गलत है। इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन और डिपेंडेंस ऑन फिजिकल सर्वर, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस। तो देखिए डिजिटल जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको आप तभी समझेंगे जब आप इसको पहले इस चैप्टर को आप समझेंगे कि ब्लॉकचेन टॉपिक होता क्या है। उसको जब आप समझेंगे तब आप इन आंसर को समझ पाएंगे। ब्लॉकचेन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसको समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने जो लास्ट अपनी एक क्लास मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको चैप्टर 8 और 9 एक साथ पढ़ाया था, उसमें मैंने ब्लॉकचेन के बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म पॉज स्टैंड फॉर द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल फाइनेंस? डिजिटल भुगतान के संदर्भ में पॉज शब्द का क्या अर्थ है? पॉज का मतलब क्या होता है? पॉज की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, प्रूफ ऑफ सर्विस, पेमेंट ऑर्डर सिस्टम, पब्लिक ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो पॉज की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। और पॉज क्या होता है? एक तरीके की मशीन होती है, आपने देखा होगा जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह पे जब हम या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो इतनी बड़ी मशीन होती है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाते हैं। वो लोग जहाँ आप सामान लेते हैं वो लोग उसमें डेबिट कार्ड ऐसे लगाते हैं और आपसे पिन उसमें डलवाते हैं और तुरंत ही पेमेंट होकर एक रिसिप्ट साथ में निकल आती है। वो होती है पॉज मशीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। What do you dial to take advantage of USSD सर्विस? USSD सर्विस अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप क्या डायल करोगे जब आपको USSD सर्विस मिलेगी? तो वैसे मैं आपको बता दूं USSD सर्विस होती है, पहले बहुत यूज हुआ करती थी। इससे आप अपने बैंक का लास्ट कुछ स्टेटमेंट देख सकते हो, कुछ आप ट्रांजेक्शन्स लास्ट देख सकते हो, इससे आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। इसके लिए USSD सर्विस पहले ज़्यादा यूज हुआ करती थी। अब तो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इतना यूज हो गया तो इसका यूज़ नहीं होता। पर इसमें क्या था कि पहले आप अपने किसी भी फोन से *99# अगर आप टाइप करते तो आपको वो क्या बता देता था? आपका बैंक का जैसे पहले जब हमें अपने फोन में कोई रिचार्ज वगैरह चेक करना होता था कीपैड वाले फोन में, तो उसमें हम टाइप करते थे *123# या फिर *121#। ऐसे ही एक *99# हुआ करता था। वो टाइप करने से आपके बैंक का जो भी बैलेंस होता था वो आपको पता चल जाता था। अगर आप लास्ट 5 हिस्ट्री देखना चाहते तो वो दिख जाती थी। सेम एज जैसे हम अपने मोबाइल नंबर के लिए करते थे अपने फ़ोन के लिए, वैसे ही आप इसमें अकाउंट की डिटेल्स आप चेक कर सकते थे। लेकिन किसी को इसमें पैसा वगैरह नहीं, इस तरीके से कुछ आप कोई बिल वगैरह आप पे नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। Which of the following is not a benefit of the इंटरनेट बैंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंटरनेट बैंकिंग में नहीं मिलती है? ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं।
गेन हायर इंटरेस्ट रेट। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? जैसे मोबाइल बैंकिंग होती है फोन पे गूगल पे, वैसे इंटरनेट बैंकिंग होती है जैसे नेफ्ट आरटीजीएस, कोई भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर लो जिससे आप बिल्स वगैरह पे कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप उससे किसी को वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, गेन हायर इंटरेस्ट रेट, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स ये तो आप इसमें कर ही सकते हो, ठीक है, तो ये तो सही है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर ये भी कर सकते हो, चेक अकाउंट स्टेटमेंट ये भी कर सकते हो। आप इसमें क्या नहीं कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है? ए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मोबाइल बैंकिंग में क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है? इंटरेस्ट तो हमें बैंक का अकाउंट, जो हमारा बैंक में अकाउंट होता है उसमें जो पैसा होता है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? तो आधार सीडिंग बेसिकली क्या होता है आपको बता दें। सबसे पहला ऑप्शन है अटैच आधार विद बैंक अकाउंट, अटैच आधार विद पोस्ट ऑफिस, अटैच आधार विद गैस कनेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है अटैच आधार विद बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में अगर आप आधार अपना अटैच करवा रहे हो तो उसको कहते हैं आधार सीडिंग। क्या कहते हैं? आधार सीडिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन इज टिपिकली इनकोडेड इन अ बार कोड और अ प्रोडक्ट? किसी उत्पाद पर, किसी प्रोडक्ट पर बार कोड में आमतौर पर कौन सी जानकारी इनकोड की जाती है? जो बार कोड पे किसी प्रोडक्ट पे जो बार कोड लगा होता है उसमें कौन सी जानकारी होती है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। मैन्युफैक्चरर नेम, प्रोडक्ट प्राइस, यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, कस्टमर रिव्यूज। तो देखिए बार कोड में जो होता है उसमें मैन्युफैक्चरर नेम तो होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस, सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस उसमें नहीं होता, कस्टमर रिव्यू ये भी नहीं होता। उसमें क्या होता है? यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है? यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। उसके तहत उसमें कुछ जानकारियां होती हैं। क्लियर है? सिर्फ उसमें प्रोडक्ट का प्राइस नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What information is typically encoded in the magnetic strip of a credit or debit card? एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड की चुंबकीय पट्टी में आमतौर पर कौन सी जानकारी इनकोड की जाती है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसे आप एटीएम कहते हो, उसमें जो उसके मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उस पर कौन कौन सी जानकारियां होती हैं? तो आप यूज करते तो आपको पता होगा। कार्ड होल्डर नेम, हाँ कार्ड होल्डर नेम उसमें होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। कुछ कुछ क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे कुछ बैंक्स कार्ड होल्डर का नेम नहीं भी देती हैं, कुछ देती भी हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, पर आजकल ज्यादातर हमें मिलने लगा है। कार्ड एक्सपायरेशन डेट ये भी होता है कि कार्ड कब एक्सपायर होगा। अकाउंट नंबर भी होता है कार्ड पे, अकाउंट नंबर होता है ना, 16 डिजिट का कार्ड एक नंबर होता है ना, उसको हम अकाउंट नंबर कह सकते हैं। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। What does a credit card primarily use for transaction authentication? लेन देन प्रमाणीकरण के लिए क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से क्या उपयोग करता है? जब उसमें कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड क्या चीज यूज करता है जिससे वो ट्रांजैक्शन करवाता है कंप्लीट? तो देखिए क्या यूज करेगा क्रेडिट कार्ड? पिन, क्यूआर कोड, सिग्नेचर, बार कोड। देखिए बार कोड का तो पेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। अब क्रेडिट कार्ड से जब आप किसी को पेमेंट करो तो क्या आप उसमें साइन कर रहे हो? नहीं, ये भी गलत है। क्रेडिट कार्ड से जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो क्या आप उसका क्यूआर स्कैन कर रहे हो? नहीं, क्यूआर तो एक अलग चीज हो गई, क्रेडिट कार्ड तो अलग चीज हो गई, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट कार्ड से जब भी हम पेमेंट करते हैं या फिर जब हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? पिन की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो पिन होता है वो नंबर हम डालते हैं तब कोई पेमेंट सक्सेसफुली हो पाता है। ठीक है, पिन को क्या कहते हैं? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको फुल फॉर्म को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ऑन अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड पे एक पीछे की तरफ एक सीवीवी नंबर दिया होता है। क्या दिया होता है? सीवीवी नंबर। कितने डिजिट का होता है सीवीवी नंबर? अगर ये पूछ दिया जाए तो वो 3 डिजिट का होता है। सीवीवी नंबर हमेशा 3 डिजिट का होता है। उसका मेन पर्पस क्या होता है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द कार्ड होल्डर, नहीं। ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, देखिए यूनिक आइडेंटिफायर तो हमारा कार्ड नंबर भी यूनिक ही होता है, किसी से मैच नहीं करता कभी। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट वेरिफिकेशन ये भी नहीं होता है।
ये भी नहीं होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप इनकोडिंग, ये भी नहीं होता। इसका सही आंसर होता है बी। बी का मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस टाइम एक ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमेशा सीवीवी नंबर पूछा जाता है। क्लियर है? तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। चलिए, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग क्यूआर कोड्स बिलो स्मार्टफोन कैमरा? स्मार्टफोन कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंफ्रारेड, लेजर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इंफ्रारेड तो नहीं है, लेजर भी नहीं है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला जो ऑप्शन है क्या है? इमेज रिकॉग्निशन। तो इसका सही आंसर यही है, इमेज रिकॉग्निशन। किस तकनीक का उपयोग करता है क्यूआर कोड स्कैन करते टाइम? इमेज रिकॉग्निशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। व्हाट इज द एईपीएस प्राइमरी बेस्ड ऑन फॉर ट्रांजेक्शन? लेन देन के लिए एईपीएस, एईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ दे तो आप उसको बताएंगे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये एईपीएस की फुल फॉर्म होती है। तो एईपीएस से जब हम किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उस टाइम पे किस पर आधारित होती है, किसके बेस्ड होती है? मतलब एईपीएस से, जैसे हमने भी बताया था कि क्रेडिट डेबिट कार्ड से जब पेमेंट करते हैं तो पिन का यूज करते हैं, ऐसे जब एईपीएस से, आधार से जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं, भेजते हैं, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? तो देखिए उसमें क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये तो नहीं है मोबाइल नंबर, उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। आधार की बात है तो आधार नंबर है ना, तो मोबाइल नंबर की उसमें जरूरत नहीं होती। और बेसिकली एईपीएस वो सिस्टम है जो क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग शहरों में तो फटाफट एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, और ऑनलाइन भी हम लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, जिससे हम लोग बैंक में अपना किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारे काम अपने ऑनलाइन कर लेते हैं, एटीएम से तुरंत पैसे निकाल लेते हैं। पर गाँव में क्या है ना, कि अभी भी बहुत सारे गाँव में बैंक नहीं है, एटीएम भी नहीं है। तो ऐसे में जो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पैसे निकालने जाने में, पैसे ट्रांसफर करवाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली एईपीएस। एईपीएस से क्या है कि जो भी पर्सन, बस उसके पास उसका जो आधार कार्ड है वो उसके अकाउंट से लगा होना चाहिए, अकाउंट से अटैच होना चाहिए। वो अपना आधार कार्ड किसी भी जनसेवा केंद्र पे ले जाके, किसी भी ऑनलाइन ऐसे फॉर्म पे ले जाके अपना आधार कार्ड देके वो आधार कार्ड नंबर और सिर्फ फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन की मदद से वो अपना पैसा निकाल सकता है, जमा कर सकता है और किसी को भेज सकता है। क्या चाहिए? सिर्फ आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट, दो चीजें। तो इसीलिए वो किसका यूज करता है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। क्यूआर कोड स्कैनिंग का भी नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर का भी नहीं, मोबाइल नंबर का भी नहीं, सिर्फ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। उसके पास सिर्फ होना चाहिए एक तो आधार, और आधार के साथ उसको होना चाहिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बस दो चीजों की जरूरत होती है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो ये लाभ तो नहीं हुआ लिमिटेड एक्सेस। उसका क्या है? स्लोअर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये भी इसका लाभ नहीं है। ये तो सब किस में जा रहा है? डिसएडवांटेज में जा रहा है। इसके बाद क्या है? 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस फ्रॉम एनीवेयर, बिल्कुल सही है। आप इस 24/7 कभी भी बैंक की सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज हुआ। अगला क्या है? डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल ब्रांचेज, फिजिकल ब्रांचेज पर इसकी डिपेंडेंसी है, ये भी नहीं है। तो सही है, इसका आंसर जो है वो हमें सी मिल चुका है। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि 24 आवर्स में आप इसका इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट? नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेफ्ट क्या है? इंटरनेट बैंकिंग की एक सेवा है। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म है नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है बी वाला, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी एक इंटरनेट बैंकिंग सेवा है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है। और इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रिटेल ट्रांजेक्शन गारंटी सिस्टम, गलत है बिल्कुल। रैपिड ट्रांसफर एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, बिल्कुल गलत है। रिमोट ट्रेडिंग एंड जनरल सर्विस, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ए वाला, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो दोनों ये इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द मिनिमम लिमिट टू पे विद आरटीजीएस इज,
आरटीजीएस से अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आप न्यूनतम उसकी सीमा क्या है, आप उसमें कम से कम कितना अमाउंट भेज सकते हैं। आरटीजीएस के तहत आप मिनिमम कितना पैसा किसी को भेज सकते हैं, ये सारी सर्विसेज का बैंक में बहुत यूज किया जाता है। तो आरटीजीएस से मिनिमम आप 2 लाख रुपए भेजेंगे। कितने भेजेंगे? मिनिमम 2 लाख रुपए। और अगर कोई कभी पूछ दे कि इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है अकाउंट ट्रांसफर करने की, तो आप कह दोगे नो लिमिट, इनफाइनाइट, नो लिमिट। मैक्सिमम आप इसमें कितना भी भेज सकते हो, मिनिमम लेकिन 2 लाख। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंक प्रोवाइड्स द लोन, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक किस पे लोन देता है? व्हीकल, एजुकेशन, होम, ऑल ऑफ दिस। तो बैंक किस पे लोन दे सकता है? बैंक व्हीकल पे भी आपको लोन दे सकता है, एजुकेशन पे भी दे सकता है, होम पे भी दे सकता है, और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो बैंक आपको बेसिकली सब पे लोन दे सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु मेंटेन्स द आरटीजीएस पेमेंट नेटवर्क, आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क का रखरखाव कौन करता है? आरटीजीएस का रखरखाव कौन करता है? किसके अंडर में आरटीजीएस सर्विस है? किसके अंडर में है? एसईबीआई, आईआरडीए, एनपीसीआई, आरबीआई। तो आरबीआई के अंडर में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है आरटीजीएस। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं? बैंक हम लोगों से जो ब्याज लेते हैं वो किन किन पे मतलब किन किन चीजों पे बैंक हम पे ब्याज लेते हैं? तो किस पे लेंगे? अगर हम पैसे विड्रॉ लेंगे, तो अगर हम अपने पैसे विड्रॉ करेंगे तो क्या बैंक हम पे ब्याज लेंगे? नहीं लेंगे। हम अपने पैसे अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक हम पे ब्याज क्यों लेंगे? लोन्स पे लेंगे, डिपॉजिट्स हमारे जो जमा है, क्या बैंक उस पे ब्याज लेंगे? नहीं। जो हमारे डिपॉजिट है, जो हमारा जमा है, वहां पे उस पे तो बैंक वाले हमें ब्याज देंगे, हमसे लेंगे नहीं। ट्रांजैक्शन पे भी ब्याज नहीं लेते। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लोन। जो हम बैंक से लोन लेते हैं उस पे हमेशा बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि नेफ्ट और आरटीजीएस इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, ऐसे आईएमपीएस भी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है। आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस तीनों इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है। तो आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक्स पे इंटरेस्ट, बैंक हमें किस पे ब्याज देते हैं? जैसे अभी हमने बताया था कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पे हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर बैंक हमें ब्याज देते किस पे हैं? हमें इंटरेस्ट बैंक किस पे देते हैं? ठीक है, क्या वो विड्रॉ पे हमें इंटरेस्ट देते हैं? नहीं, विड्रॉ पे ना इंटरेस्ट लेते हैं ना देते हैं। लोन्स पे, ये भी नहीं, लोन्स पे तो उल्टा हमसे लेते हैं। डिपॉजिट्स पे, ट्रांजेक्शन पे तो नहीं, डिपॉजिट्स पे जो हम बैंक में जमा करते हैं उस पे बैंक हमें चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। जो हम बैंक में जमा करते हैं उस पे बैंक हमें देते हैं, और बैंक से अगर हम लोन ले तो उस पे बैंक हमसे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए हाउ मेनी आवर्स कैन यू यूज यूपीआई इन वन डे? यूपीआई का यूज एक दिन में आप कितने घंटे कर सकते हैं? अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो आप एक दिन में कितने घंटे यूपीआई का यूज कर सकते हैं? तो आप यूपीआई का यूज 24 आवर्स कर सकते हैं। 24/7 आप यूपीआई का यूज कर सकते हो, कोई भी उसकी लिमिट नहीं होती। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूपीआई, अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूपीआई कब स्टार्ट हुआ, तो यूपीआई स्टार्ट हुआ है 2016 में। कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। और इसको किसने स्टार्ट किया? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने स्टार्ट किया यूपीआई 2016 में। ठीक, तो यूपीआई स्टार्ट हुआ 2016 में। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, ये तो होगी नहीं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, नन ऑफ दिस। हाँ, तो देखिए आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस नहीं है, यूनिफाइड पे इंटरफेस ये भी नहीं है, तो इसका आपका सही आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एन अकाउंट अंडर पीएमजेडीवाई? पीएमजेडीवाई के तहत खाता खोलने की न्यूनतम राशि है, ठीक है। पीएमजेडीवाई का मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के तहत अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो तो आप मिनिमम कितने रुपए से खाता खुलवा सकते हो? 0, 100, 200, 500, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये स्कीम आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें होती है 0, आप 0 बैलेंस से पीएमजेडीवाई में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर प्रिंटेड ऑन द एटीएम कम डेबिट कार्ड? एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्दे संख्या में कितने अंक होते हैं? एटीएम अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं? डेबिट कार्ड पे कितने नंबर लिखे होते हैं ऊपर? 10, 12, 14, 16। तो डेबिट कार्ड पे हमेशा 16 डिजिट का नंबर दिया होता है। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जब डेबिट कार्ड की बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये डेबिट कार्ड है तो इस पे 16 डिजिट है, और अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि मैस्ट्रो कार्ड पे कितने डिजिट होती है तो आप बताएंगे कि उस पे 19 डिजिट होती है। कितनी होती है? 19। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएफएससी कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द आईएफएससी कोड? आईएफएससी कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? कितने नंबर से बना होता है आईएफएससी कोड? तो आईएफएससी कोड हमेशा बना होता है 11 डिजिट से। कितने? 11 से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड है, और ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी। देखिए ये गलत है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी भी गलत है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी गलत है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और देखिए ये डिफरेंस है, कहीं आपको ऑटोमेटिक मिल सकता है, कहीं आपको ऑटोमेटेड मिल सकता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मेटिक और मेटेड। लेकिन आपको सही क्या लगाना है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार क्या है? आधार क्या है हमारे लिए? अ सेविंग अकाउंट। क्या आधार हमारे लिए कोई सेविंग अकाउंट है? नहीं भाई, ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। आइडेंटिफाई कार्ड इशूड बाई यूआईडीएआई, ये तो सही है। एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है? यूआईडीएआई, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 12 डिजिट नंबर कार्ड, हाँ आधार कार्ड पे 12 डिजिट होते हैं, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हुआ? बोथ बी एंड सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज लॉन्च्ड यूएसएसडी? यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया है? यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया है? आरबीआई, एनपीसीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो इस यूएसएसडी को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज यूएसएसडी स्टैंड फॉर? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सिक्योर सर्विस डिलीवरी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यूनिफाइड सिस्टम फॉर सिक्योर डेटा, और यूजर स्पेसिफिक सर्विस डायरेक्टरी। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला। कौन सा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये किसकी फुल फॉर्म होती है? यूएसएसडी की, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर? भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरफेस टू मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, नन ऑफ दिस। तो देखिए भारत इंटरनेट टू मनी तो गलत है, भारत इंटरफेस टू मनी ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? सी वाला, भारत इंटरफेस फॉर मनी। मैं आपको बता दूंगा, कभी ये पूछ दिया जाए कि भीम जो है कब स्टार्ट हुआ, तो आप बताओगे कि भीम स्टार्ट हुआ है 2016 में। किस टाइम? जिस टाइम नोटबंदी आई थी। तो जब नोटबंदी आई थी तो क्या हो गया था कि इंडिया एकदम कैशलेस हो गई थी, तो सारे जो नोट्स थे वो तो बैंक में जमा हो गए, ठीक है। तो जब नोटबंदी आई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक भीम ऐप बनाया जिससे लोग ऑनलाइन पेमेंट्स कर सके।
क्योंकि जब सारे नोट 500 के 1,000 के वो नोट जब सारे बैंक में जमा हो गए तो फिर क्या हुआ कि सारे लोग कैशलेस हो गए। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सके, तो इसीलिए बना था भीम ऐप 2016 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पैन का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन? पैन कौन सा? नेटवर्क वाला पैन नहीं है, ये पैन है अकाउंट से रिलेटेड। परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी अकाउंट नंबर, अ काइंड ऑफ अकाउंट, पोजीशन अकाउंट नंबर। इसका सही आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पैन कार्ड वाले पैन की बात हो रही है। चलिए तो गाइस देखिए ये हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमने 10 जो है वो हमने रखे इसमें ट्रू फॉल्स। तो चलिए थोड़े से हम लोग ट्रू फॉल्स अब पढ़ लेते हैं। APS स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्या ये APS की फुल फॉर्म होती है? APS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोबाइल बैंकिंग एप्स इनेबल यूजर टू चेक अकाउंट बैलेंस एंड मेक ट्रांजेक्शन्स यूजिंग देयर स्मार्टफोन। मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से यूजर क्या कर सकता है? अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकता है एंड मेक ट्रांजेक्शन्स यूजिंग देयर स्मार्टफोन। अपने स्मार्टफोन की मदद से ट्रांजेक्शन्स भी कर सकता है लोगों को। ऐसा है क्या? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। मोबाइल ऐप की मदद से कोई भी यूजर अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकता है, किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकता है, बिल पे कर सकता है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेबिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर ऑनलाइन परचेज। डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होते ऑनलाइन शॉपिंग में। ऑनलाइन जब आप कुछ परचेज करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉल्स है। डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन परचेज करते टाइम उससे आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड्स 24/7 एक्सेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंटरनेट बैंकिंग की एक यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये उसका सबसे अच्छा एक एडवांटेज होता है हमारे लिए कि उससे आप 24/7 क्या कर सकते हो? अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो और आप उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, हिस्ट्री आप अपनी चेक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है, ये ट्रू है आपका। ठीक, अगला देखते हैं। डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल्स एट ATM। डेबिट कार्ड की मदद से आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आप दोनों की मदद से ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू है ये। चलिए अगला देखते हैं। APS ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट द नीड फॉर अ फिजिकल कार्ड। APS की मदद से आप किसी फिजिकल कार्ड के बिना भी कोई भी पैसा आप अपना क्या कर सकते हो? कैन बी परफॉर्म विदाउट द नीड ऑफ ए फिजिकल कार्ड। उसके किसी भी फिजिकल कार्ड के बिना APS की मदद से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा है क्या? तो हाँ ऐसा है। APS से अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ आपको अपना आधार नंबर और आपको अपना क्या बायोमेट्रिक, दो चीजें आपको सिर्फ चाहिए होगी, आप APS से कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए हमें किसी भी फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होती, फिजिकल कार्ड या OTP या मोबाइल नंबर किसी की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। USSD इज अ टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर स्कैनिंग QR कोड्स। USSD एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप QR कोड को स्कैन करते हो। ऐसा है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि USSD तब यूज किया जाता था जब हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन थे और हमें अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक करना रहता था, लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन्स, बैंक का अकाउंट बैलेंस, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती थी। तो इसके लिए *99# सर्विस थी USSD की। तो क्या उससे आजकल QR कोड स्कैन किए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, तो ये आपका फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग रिक्वायर्स स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन। मोबाइल बैंकिंग यूज करने के लिए आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये भी चीज़ बिल्कुल सही है। मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपके पास एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेबिट कार्ड आर डायरेक्टली लिंक टू अ यूजर्स क्रेडिट लिमिट। डेबिट कार्ड किसी भी यूजर की क्रेडिट लिमिट से जुड़ा होता है। क्या क्रेडिट लिमिट से जुड़ा होगा? जो आपके उधार खाते हैं क्या उससे आपका डेबिट कार्ड जुड़ा होगा? तो मैं आपको पहले ये बता दूं, मैंने फिलहाल पहले बताया है कि डेबिट कार्ड वो होता है जो बैंक में आपका जमा पैसा है उसको आप डेबिट कार्ड से यूज करते हो, और क्रेडिट कार्ड वो होता है जो आप बैंक से क्या करते हो? उधार लेते हो।
ठीक। तो डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स उधार से तो लिंक नहीं होगा, डेबिट कार्ड सिर्फ आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, इसीलिए ये आपका फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यूआर कोड स्टैंड फॉर क्विक रिप्लाई। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या क्विक रिप्लाई होता है? नहीं, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, तो ये भी गलत है। और अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि क्यूआर कोड सबसे पहले कब बना था, तो ये 1994 में बना था। और कहाँ बना था? जापान में। क्यूआर कोड 1994 में बना था। यूपीआई की अगर कोई बात करे 2016 में बना था। अगर कोई भीम की बात करे तो भी 2016 में बना था। अगर कोई आरटीजीएस की बात करे, अगर कोई आरटीजीएस की बात करे तो ये 2004 में बना था। नेफ्ट के लिए अगर कोई पूछ दे तो ये 2005 में बना था। और अगर कोई आईएमपीएस के लिए अगर कोई आपसे पूछ दे तो ये 2010 में बना था। ठीक है, इस तरीके से कुछ इनके सबके इन्वेंशंस हुए। सो गाइज, हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सबके आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे कनेक्ट करते रहें। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। हैव अ नाइस डे।